First law 2.1.1, it's knowledge based law. You have to define biochemistry and biological molecules. बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? बायोकेमिस्ट्री ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें केमिकल कंपोनेंट्स के हवाले से स्टडी की जाती है और केमिकल प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं उन तमाम केमिकल प्रोसेस के हवाले से स्टडी की जाती है बायोकेमिस्ट्री में. सो व्हाट आर केमिकल कंपोनेंट्स? केमिकल कंपोनेंट्स या तो ऑर्गेनिक होंगे या तो इनऑर्गेनिक होंगे. इन ऑर्गेनिक वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, एंड इनऑर्गेनिक में वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड सॉल्ट्स है. सो व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है ना लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट उनका रोल होता है, सही सर्वाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड दे आर मेड ऑफ स्मॉलर organic molecules, right? So biological molecules में हमारे पास examples हैं protein, carbon dioxide, lipids, etc. So these are biological molecules. और ये जो biological molecules हैं ये survive करने के लिए बहुत important होते हैं. So bio molecules जो ना large molecules होते हैं लाइफ के लिए बहुत important होते हैं. So they are built from small organic molecules. छोटे smaller मतलब स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं. सो जिसमें प्रोटीन शामिल है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस थिंग्स, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट लॉ. इज डेफिनेशन बेस्ड, सिंपल. एंड नेक्स्ट लॉ इज स्टेट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म की केमिकल कंपोजिशन स्टेट करनी है. केमिकल्स इन्वॉल्व है. प्रोटोप्लाज्म की केमिकल कंपोजिशन स्टेट करने से पहले हम प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में फ़र्क वाज़ह करेंगे. साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड सब्सटेंस, सही एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है, सेल के अंदर पाई जाती है, जबकि प्रोटोप्लाज्म कलरलेस मटेरियल है जो कि सेल का जितना भी लिविंग पार्ट है ना वो तमाम प्रोटोप्लाज्म में शामिल है, मतलब वो प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है. प्रोटोप्लाज्म में आपका साइटोप्लाज्म इटसेल्फ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सही. प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म भी शामिल है, न्यूक्लियस शामिल है, जितने बाकी ऑर्गेनेलीज हैं सेल के अंदर वो तमाम प्रोटोप्लाज्म में शामिल है. साइटोप्लाज्म फ्लूइड पार्ट है प्रोटोप्लाज्म का, सही. जैसे हमने कहा प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म इटसेल्फ इन्वॉल्व्ड है ना, सो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म का जो फ्लूइड पार्ट है ना वो साइटोप्लाज्म कहलाता है, सही. जितना भी फ्लूइड है सेल में, सही, सेल मेम्ब्रेन से अंदर जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व है वहाँ तक उसके बीच जितना भी ना लिक्विड है, फ्लूइड है, वो तमाम साइटोप्लाज्म कहलाता है. सो प्रोटोप्लाज्म इज द कलेक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ऑर्गेनेलीज है, तमाम प्रोटोप्लाज्म में शामिल है. न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में नहीं शामिल होता. हमने कहा साइटोप्लाज्म जस्ट एक फ्लूइड है जो कि प्रोटोप्लाज्म का एक हिस्सा है, सही. प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म जस्ट साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है, सही. सेमी विस्कस, सेमी ट्रांसपेरेंट एक फ्लूइड है और उसमें बाकी कुछ भी उसमें शामिल नहीं है, जस्ट इट्स अ फ्लूइड, राइट. लेकिन प्रोटोप्लाज्म की अगर बात करें तो उसमें न्यूक्लियस भी आ जाएगा, ऑर्गेनेलीज भी आ जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन भी आ जाएगा. सो जितने भी लिविंग पार्ट है सेल का ना, जो भी लिविंग पार्ट है सेल का वो तमाम आ जाएगा प्रोटोप्लाज्म में. सो प्रोटोप्लाज्म इज लिविंग पार्ट ऑफ सेल, जबकि साइटोप्लाज्म इज जस्ट अ फ्लूइड पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द. एक पिक्चर है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है. सो you see यहाँ पे जितना भी ना मटेरियल, it's a nucleus, you see it's a cytoplasm itself, right. cytoplasm itself it's also part of protoplasm. protoplasm में nucleus भी आता है, cytoplasm भी आता है. और cytoplasm क्या है? it's just liquid surrounding the nucleus. nucleus के इर्द गिर्द ना जितना भी you see fluid, it's blue colored, right. ये तमाम fluid है, so that's fluid, so that fluid is cytoplasm, सही. so cell membrane is also part of protoplasm. सो ये डिफरेंस मैं साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म का आपके सामने रख रहा हूँ. तो न्यूक्लियस से, न्यूक्लियोलस से साइटोप्लाज्म ये प्रोटोप्लाज्म है. लास्टली आई विल समराइज दिस डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म फ्लूइड, जितना भी फ्लूइड है सेल के अंदर वो तमाम साइटोप्लाज्म के हिस्से में आता है. और प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस और साइटोप्लाज्म, सही, ये प्रोटोप्लाज्म के हिस्से में आता है.
in some references we don't see cell membrane is a part of protoplasm, but कुछ references में ये भी मिलता है कि cell membrane is a part of protoplasm. जो हमारा focus है that's the chemical composition of protoplasm. protoplasm क्या है? It's a cytoplasm, इसके अंदर आता है cytoplasm आता है इसमें, and न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज जितने भी आते हैं सही साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलीज होते हैं, तो साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेलीज एंड nucleus and the nucleolus, these are part of protoplasm. So ये protoplasm किन chemical से बना हुआ है, this is something we have to just state, right? We have to just write it down. We don't have to just elaborate these things. We have to just state. It's, you see, it's K, knowledge based इसलो. So protoplasm consists of ये तमाम जितने भी आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ions, amino acids, monosaccharides, water, macromolecules such as nucleic acids, proteins, lipids, polysaccharides, ये तमाम जितने भी ना, ये तमाम chemical composition है protoplasm की. So these all chemicals make up protoplasm, and this is second chemical composition slide I have shown. So okay, all right, अब इस material को भी read करें, so you will find something related to this slow, right? So this is all about the slow. That was just knowledge based, just आपने write down करना. It means no any details need to be provided. So the third slow है it's differentiation. Organic और inorganic molecules के बीच difference का है. See, so we will differentiate organic and inorganic molecules. So this is the difference at your screen. What is organic molecule? Organic वो तमाम जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों आपके कंपाउंड में शामिल हैं, तो दैट कंपाउंड इज ऑर्गेनिक. अगर आपके कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एट द सेम टाइम, मतलब एक साथ CH और O अगर नहीं पाए जाते हैं आपके कंपाउंड में, तो दैट कंपाउंड और दैट मॉलिक्यूल इट बिलोंग्स टू इनऑर्गेनिक. जैसे आपका H2O है, H2O में डू यू सी C? नो, carbon is not part of H2O. That is why it's inorganic, because we said inorganic में C कार्बन, H हाइड्रोजन एंड O ऑक्सीजन, ये तीनों एलिमेंट्स जो है ना, ये एक ही कंपाउंड में एक ही टाइम में होने चाहिए. जिसे यू सी इनऑर्गेनिक C6H12O6, ग्लूकोज की एग्जांपल दी हुए. इन ग्लूकोज वी सी कार्बन एज वेल, हाइड्रोजन एज वेल एंड ऑक्सीजन एज वेल. सो दिस इज ऑर्गेनिक. एट द सेम टाइम एक ही वक्त में उसी कंपाउंड में तीनों एलिमेंट्स पाई जाती हैं, तो वो ऑर्गेनिक है. अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंसेस में हम बॉन्डिंग, फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबल इन वाटर, कंडक्टिविटी की बात करेंगे. मेन डिस्कस हम कर चुके हैं, मेन डिफरेंस हम वाज़ा कर चुके हैं, बट वी आर गोइंग इन बॉन्डिंग, फिजिकल स्टेट्स एंड दीज थिंग्स, राइट. सो बॉन्डिंग ऑर्गेनिक में कोवलेंट होती है, इनऑर्गेनिक में आयनिक होती है. फिजिकल स्टेट इट्स गैस और लिक्विड कॉमनली से. इनऑर्गेनिक में सॉलिड्स राइट, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं कॉमनली. सो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें टेंड टू बी लो, ऑर्गेनिक लो मेल्टिंग पॉइंट्स रखते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक में टेंड्स टू बी वेरी हाई इनकी जो ना मेल्टिंग पॉइंट होती है. सॉल्युबल इन वाटर की अगर हम बात करें तो इनसॉल्युबल हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, राइट, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल हैं. But on the other hand, inorganic की बात करें तो much higher percent soluble, right? ये बहुत हद तक soluble हैं inorganic molecules, right? organic के मुकाबले में देखें तो these are much higher percent soluble, right? So conductivity की बात करें तो organic these molecules are non-conductors, but inorganic की अगर हम बात करें तो these are conductors but solution या molten form में. So this is all about organic and inorganic difference. So the next is to differentiate among covalent, ionic bond and hydrogen bond. It's completely, I'm amazed chemistry पढ़ रहे हैं या biology पढ़ रहे हैं, because it's asked for covalent, ionic bond and hydrogen bond. Are we studying chemistry or biology this time? We are studying biochemistry actually. So biology and chemistry. So जितना भी chemistry biology में
हम पढ़ रहे हैं ना, वो एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। इसी वजह से हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बायोलॉजी की, मतलब ज़िंदगी के अंदर जो केमिस्ट्री चलती है ना, वो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त से। दिस इज़ द रीज़न कि मुझे लगता है कभी कभार केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और कभी लगता है हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। सो मुझे समझ आ रही है कि वी आर स्टडीइंग बायो केमिस्ट्री, दैट इज़ वाई कभी केमिस्ट्री के आ रहे हैं, कभी बायो के आ रहे हैं। सो दिस इज़ द लिंक एक्चुअली, राइट। सो हाइड्रोजन आयनिक और कोवेलेंट एंड दीज जितने भी चीज़ें हैं ना, इन तमाम का डिफरेंस आपके स्क्रीन पे मौजूद। इट्स वेरी सिंपल, आई अश्योर यू दैट यू कैन स्टडी बाय योर ओन, सो जस्ट रीड दिस मटेरियल। SLO 2.2.1 कार्बन की प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब करनी है, जिसमें टेट्रावेलेंसी, आइसोमेरिज्म और कैटिनेशन है। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी कार्बन की वो खसूसियत है जिसकी वजह से कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकती है। सो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बनाती है? बिकॉज कार्बन के जो वैलेंस शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही। सो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन शेयर करेगी and then will make 4 covalent bonds. So this is what we call tetravalency of carbon. Tetra refers to 4 and valency is the combining power. So this is the reason कि ना इसकी वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाती है। सो इसको हम टेट्रावेलेंसी कहते हैं। सो कार्बन की एक एटम 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगी। सो आइसोमेरिज्म इज़ व्हाट? आइसोमेरिज्म इज़ फेनोमेना जिसमें केमिकल फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट होता है। जैसे फ्रक्टोज और ग्लूकोज में आपने देखा है कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों का फार्मूला सेम है, C6H12O6, लेकिन ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर्स, मतलब वो जो अरेंज हुए हैं वो स्ट्रक्चर्स मतलब अलग है उनके, खासकर ऑक्सीजन की जो प्लेस है, सही, वो अलग है दोनों ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। Though their formula, chemical formula C6H12O6 is same, but the structural formula, सही है, वो जो structure formula है वो अलग है। तो structure formula different होने की वजह से क्या है कि सेम केमिकल फार्मूला है और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होने की वजह से वो आइसोमर्स कहलाते हैं। सो कार्बन की ये खसूसियत है कि वो आइसोमर्स बना सकती है। सो आइसोमर्स, सही, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही, आप एक ही केमिकल फार्मूला से 2-3 स्ट्रक्चर्स आपके पास आ रहे हैं तो इट मीन्स इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो पर्टिकुलरली फार्मा इंडस्ट्रीज में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ दिस आइसोमरिज्म, राइट। And apart from that, catenation is what? Catenation is the bonding of atom of the same element into a series called chain. Carbon chain बनाती है, सही। series of carbons आपको दिखाई देंगे या तो straight chain में या तो branch में या तो cyclic chain में, सही। तो carbons एक से जुड़ा हुआ दूसरा carbon and that is गोइंग ऑन, एक प्रोसेस होता है एक चेन की तरह से। सो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन की। सो दिस एबिलिटी ऑफ कार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्योंकि कैटिनेशन प्रॉपर्टी मतलब बहुत सारे मतलब चेन्स, एक बड़े बड़े चेन्स कार्बन बना सकती है। तो यही वजह है कि इन्हीं चेन्स बनाने की वजह से कार्बन की जो कंपाउंड्स वो बहुत सारे वैरायटी में पाई जाती हैं। सो कार्बन की जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो स्ट्रेट चेन्स बनाती है, लंबी लंबी चेन्स बनाती है, ब्रांच साइक्लिक। तो इन्हीं स्ट्रेट चेन्स, ब्रांच साइक्लिक चेन्स अलग अलग डाइवर्सिफाइड शक्ल में हमें स्ट्रक्चर्स मिलते हैं और जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की शक्ल में हमें कंपाउंड्स मिलते हैं बिकॉज ऑफ द कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ दिस कार्बन, सही। सो अब इन जो प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करी लाइक टेट्रावेलेंसी, आइसोमेरिज्म एंड कैटिनेशन, तो इनका लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या इम्पोर्टेंस रखती हैं ये प्रॉपर्टीज़। सो कार्बन तो यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट element in our body. So what's the importance of these properties of carbon for us, for living organism? ये प्रॉपर्टीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाएगी
तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, सही, ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, कम्प्लेक्स सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनानी होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। सो इन कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए आपके पास एक स्टेबल कन्फिगरेशन हो। वो स्टेबल कन्फिगरेशन टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन की वजह से ही आती है। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एक स्टेबल कन्फिगरेशन बनाती है, टेट्राहेड्रन, राइट, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर बनाती है एंड सिमेट्री जो है टेट्राहेड्रन होती है एंड टेट्राहेड्रन की वजह से एक स्टेबल कन्फिगरेशन आती है एंड दैट स्टेबल कन्फिगरेशन कम्स फ्रॉम दैट 4 बॉन्ड्स जो कार्बन के बनाने की सलाहियत है, जिसको हमने टेट्रावैलेंसी कहा था, उसी की वजह से आती है। अब जब स्टेबल कन्फिगरेशन बनेगी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाने में बड़ा काम आएगा। सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंस, कार्बन कंबाइन होता है, मतलब बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स से, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर के साथ इन तमाम एलिमेंट्स से कार्बन अपना बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हुए हमें नज़र आते हैं। एंड कार्बन हाइड्रोजन की अगर हम बॉन्ड की बात करें तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि CH बॉन्ड्स में केमिकल एनर्जी स्टोर हुई होती है और ये सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए होगी। सो कार्बन ऑक्सीजन की जो बात करें, कार्बन ऑक्सीजन एंड देन जितने भी सही लिंकेजेस हैं, ये तमाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड मटेरियल इज़ रिटन, मटेरियल आपके स्क्रीन पे है, यू कैन रीड फ्रॉम देयर कि कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, जितने भी बॉन्ड्स कार्बन का दूसरे एलिमेंट से बंधा हुआ आपको दिखाई देता है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है मटेरियल हम स्क्रीन पे रख चुके हैं। सो अब लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, सेलुलोज, फैट्स, प्रोटीन, ये किसकी वजह से बनती हैं? ये कार्बन की वजह से बनती हैं। कार्बन की जो खुसूसियत है आइसोमरिज्म बनाने, कैटिनेशन की वजह से, टेट्रावैलेंसी की वजह से इतने सारे मॉलिक्यूल्स हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इम्पोर्टेंस एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। सो वी हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल यू कैन सी एट योर स्क्रीन एंड जस्ट रीड इट फ्रॉम देयर कि वो ना कार्बन की प्रॉपर्टीज़ किस हद तक मतलब how they are important to their living organism। बहुत सारा मटेरियल अब स्क्रीन पे है and we have discussed some of them। And sample question related to this law is that carbon is suitable element to make complex cellular structures। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि टेट्राहेड्रन की बात की थी ना, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन की वजह से कॉम्प्लेक्स सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाने में कार्बन का रोल होता है। कार्बन की वो प्रॉपर्टी जिसको हमने टेट्रावैलेंसी कहा था, सही, कार्बन की प्रॉपर्टी जिसको हमने टेट्रावैलेंसी कहा था, उसकी वजह से कॉम्प्लेक्स सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनती हैं। सो इसमें कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा? आई फील कि डी इज़ समथिंग, डेल्टा इज़ द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज द बॉन्ड्स आर अरेंज इन टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन में बॉन्ड्स अरेंज हुए होते हैं। सो टेट्राहेड्रन में बॉन्ड्स अरेंज होने की वजह से स्टेबल कन्फिगरेशन हमें मिलती है और स्टेबल कन्फिगरेशन कम्प्लेक्स सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाने में मदद देती है। सो दिस इज़ हाउ क्वेश्चंस आर डिज़ाइंड। नेक्स्ट स्लो 2.3.1 इट्स डिस्क्रिप्शन का है पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हमें ये डिस्क्राइब करना है कि वाटर की जो पोलैरिटी है, सही, यू नो वाटर मॉलिक्यूल इज़ पोलर ना। सो पोलर मॉलिक्यूल है वाटर का, वाटर की जो मॉलिक्यूल ये पोलर है, तो इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब कैसे बनती है, सही। सो हाउ दिस पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लीड्स टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हमें डिस्कस करनी है, डिस्क्राइब करनी है। सो पोलैरिटी क्या मतलब? पोलैरिटी सिंपली इसका मतलब ये होता है कि एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज का होना और दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज का होना। दिस इज समथिंग वी से पोलैरिटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ केमिस्ट्री। सो वाटर में पोलैरिटी कैसे आती है? पोलैरिटी वाटर में कुछ ऐसे आती है, वाटर इज़ अ पोलर। अब वाटर पोलर है तो इसका मतलब ये होगा कि वाटर का एक एंड पॉजिटिव होगा और दूसरा एंड नेगेटिव होगा। यू नो वाटर इज़ बैंड शेप, वी शेप्ड है, सही। जब H2O बनते तो इट्स वी शेप्ड, राइट। सो वी शेप में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन से मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनती है ना। सो ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इट हैज़ ग्रेटर पावर टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन की निस्बत ज़्यादा ताकत रखती है कि जो शेड किए हुए इलेक्ट्रॉन से वो अपनी तरफ ज़्यादा खींचती है।
सो जब अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगी इलेक्ट्रॉन्स तो व्हाट हैपन्स इज़ लाइक ऑक्सीजन के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है। सो पार्शली क्यों? बिकॉज कम्प्लीटली वो अपने उस शेल में नहीं लेके आता। दिस इज़ द रीज़न कि पार्शली नेगेटिव, बिकॉज कोवेलेंट में पार्शली आती है। हम आयनिक की नहीं बात कर रहे, बिकॉज H2O में कोवेलेंट बॉन्ड पाई जाती है, और कोवेलेंट बॉन्ड में अगर कोई एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचती है तो इसका मतलब ये है कि इट हैज़ गुड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की इस केस में ज़्यादा है हाइड्रोजन की निस्बत, तो इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ रही होती है और हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स कम खींच रहे होते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आती है। एक एंड पे पार्शली पॉजिटिव, एक एंड पे पार्शली नेगेटिव चार्ज अपीयर होने की सूरत में सो पोलरिटी हम इसको बोलते हैं पोलर कंपाउंड या पोलर मॉलिक्यूल। सो वाटर के केस में यही हुआ कि एक हाइड्रोजन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव आया, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शली नेगेटिव आया। सो यू सी इन दिस पिक्चर दैट ऑक्सीजन is attached with two hydrogens, and oxygen has partial negative charge and this hydrogen has partially positive charge. हाइड्रोजन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव आए, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आई, तो ये कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है? मतलब ये वाटर का पोलर होना, वाटर पोलरिटी, हाउ इट लीड्स टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले समझें कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ वीक बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच, दो एटम्स के बीच नहीं बात कर रहे, दो मॉलिक्यूल्स के बीच बात कर रहे हैं। दो मॉलिक्यूल्स के बीच एक वीक बॉन्ड पाई जाती है, उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और वो वीक बॉन्ड किस पे मबनी होती है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस की वजह से, प्लस और नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की वजह से वो बॉन्ड बनती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस की बात करते हैं हम। सही, एक वाटर की मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी। सही, यू सी एक ऑक्सीजन है, इसके ऊपर नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। सो इस नेक्स्ट मॉलिक्यूल का, वाटर का नेक्स्ट मॉलिक्यूल इसके बराबर में ही है ना। सो इसके यू सी हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, दिस पार्शियली पॉजिटिव एंड दिस पार्शियली नेगेटिव अट्रैक्ट्स ईच अदर, एंड बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन एक वीक बॉन्ड बनती है। और वीक बॉन्ड किसकी वजह से बनी? पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज की वजह से। सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। वीकर बॉन्ड बनी है, डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होती है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब प्लस माइनस की अट्रैक्शन की वजह से। सो यू सी ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव था, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, एंड दे अट्रैक्टेड ईच अदर एंड एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स। तो अगर वाटर पोलर ना होता, सही, ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज ना होता, पार्शियली चार्ज मतलब पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव कोई चार्ज ना होता ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऊपर, तो इस केस में मतलब कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का कोई चांस होता भी नहीं। सही, 0% चांस, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए चार्ज का होना लाजमी है और चार्ज के बाद अट्रैक्शन का होना लाजमी। और याद रखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, द वे दीज टू मॉलिक्यूल्स have created hydrogen bond in between them. So this is how the polarity of water leads to hydrogen bonding. Next is the discussion of the properties of water. So how water properties sustain the life on earth. So water की भी बहुत सारी properties हैं, वो कैसे life के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होती हैं, like cohesion, specific heat, low density of ice, heat of vaporization, hydrophobic exclusion. These properties of water, how they contribute to the sustainability of life on earth. This is something we have to discuss. Let's discuss the first property of water, that is cohesion. कोहेजन क्या होता है? कोहेजन अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है। सही, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करती है, दैट इज कोहेजन सिंपली, राइट। वाटर की अट्रैक्शन होती है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ और ये एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? वाटर मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, ये लाइफ के लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित होता है? ये इसलिए फ़ायदेमंद साबित होता है बिकॉज, और इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि क्यों इट्स व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस अट्रैक्शन, वी विल डिस्कस कि ये अट्रैक्शन होती क्यों है। आई विल लेट यू नो ये अट्रैक्शन इसलिए होती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड यू नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए होती है बिकॉज दे हैव गॉट पार्शली पॉजिटिव एंड पार्शली नेगेटिव एंड्स। पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव एंड्स होने की वजह से वो एक दूसरे को, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
सो अट्रैक्शन की वजह से लाइफ के व्हाट्स द एडवांटेज फॉर द लाइफ ऑन अर्थ। एडवांटेज ये है कि वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की वजह से प्लांट में रूट से जो पानी अपलिफ्ट हो रहा होता है जाइलम के थ्रू, उस जाइलम ट्यूब में पानी कोहेजन फोर्स की वजह से अपलिफ्ट होती है, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे को खींचती है एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, एक चेन बनाती है। सो इस चेन का बनना जाइलम ट्यूब में वाटर को रूट से शूट सिस्टम की तरफ अपलिफ्ट करने में बड़ा काम आता है। सो वाटर का एक दूसरे को, वाटर मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की वजह से वाटर एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट मीडियम है। यू नो, वाटर एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो एज अ मीडियम के तौर पे काम करता है, ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर। और वाटर जो है क्या करता है, मूव करता है, फ्लो करता है, एंड वन मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड बाय द अदर एंड थर्ड, फोर्थ, दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो इसकी वजह से वाटर फ्लो करता है, एंड फ्लो करने की वजह से वाटर एज अ सॉल्वेंट भी एक्ट करता है एंड एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पे भी एक्ट करता है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ कोहेजन फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ। So, and the next property, specific heat. What is specific heat? Specific heat उस अमाउंट ऑफ एनर्जी, सही, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी यूनिट मास की टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, रेज करने के लिए चाहिए होता है। इफ़ वी मेक दिस वेरी स्पेसिफिक, अगर हम इसको न्यूमेरिकल्स की शक्ल में आपको बताएं तो 1 ग्राम ऑफ वाटर को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसकी टेम्परेचर बढ़ानी है, सपोज यू हैव गॉट 1 ग्राम वाटर है, और अगर आप चाहते हैं कि उस 1 ग्राम वाटर की 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज हो, तो आप जितना एनर्जी देंगे उस 1 ग्राम वाटर को उसकी टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, दैट हीट विल बी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। जितना हीट आप वाटर को प्रोवाइड करेंगे टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर टू 1 डिग्री, सही, 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 1 ग्राम वाटर की 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितना आप हीट प्रोवाइड करेंगे, दैट हीट विल बी कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की बहुत ज़्यादा है। मतलब ये है कि हमारे पास 1 ग्राम वाटर है, अगर हम चाहते हैं कि उसकी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज हो, तो इस 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए वाटर को बहुत ज़्यादा हीट रिक्वायर होती है बनिस्बत के दूसरे लिक्विड्स के, सही। सो अगर वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है तो इसका लाइफ ऑन अर्थ के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होने की वजह से लाइफ जो है अर्थ पे, उसके लिए क्या एडवांटेज है इसका एडवांटेज डिस्कस करने से पहले मैं ये डिस्कस करते चलूँ कि वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा क्यों है बनिस्बत के दूसरे लिक्विड्स एंड राइट। सो इट्स बिकॉज 1 डिग्री जो ना उसकी राइज करने के लिए बहुत सारा हीट चाहिए होता है। सो सिंपली आई शुड से स्पेसिफिक हीट वाटर की ज़्यादा है, बिकॉज आप जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वाटर को, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं उनको ब्रेक करने के लिए यूज़ हो रहा होता है, जिसकी वजह से वाटर की टेम्परेचर राइज होने में टाइम लगता है। फर्स्ट जो आप हीट दे रहे हैं वाटर की टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, वो हीट टेम्परेचर इंक्रीज होने में नहीं यूज़ हो रहा, रादर दैट इज़ यूज्ड इन ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में वो एनर्जी यूज़ होगी फर्स्ट। After breakage of hydrogen bonds, that energy will be used to increase the temperature. उसके बाद वो एनर्जी यूज़ होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। सो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, जितना आप वाटर लेते हैं, लेट्स सपोज 1 ग्राम वाटर लिया आपने, तो उस 1 ग्राम वाटर में जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करेगी वो हीट। After that, the temperature of that 1 gram water will start to increase. This is the reason कि specific heat जो है ना water की ज़्यादा है। Specific heat का
लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या अहमियत है, सही, व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्पेसिफिक हीट वाटर का हाई होने की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहती है। सपोज करें ड्रास्टिक मतलब एक एब्रप्ट टेम्परेचर चेंज आया हुआ, तो वाटर क्या करेगी, उस टेम्परेचर को एब्जॉर्व करेगी। वाटर की खुद की टेम्परेचर नहीं इंक्रीज़ हो रही, सही, रादर वो जो एनर्जी वाटर बाहर से ले रही है वो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होने में वो यूज़ हो रही होती है, सही। सो बट आफ्टर समटाइम्स इट वेरी ग्रेजुअली, राइट, ग्रेजुअली वाटर की खुद की टेम्परेचर इंक्रीज़ होगी। जितनी एनर्जी बाहर से वाटर ले रही है उस हिसाब से वाटर की टेम्परेचर ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ हो रही, बिकॉज जो एनर्जी बाहर से ले रही है वो यूज़ हो रही है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने में। सो इसी तरह वाटर के अंदर बहुत सारा हीट स्टोर्ड हुई होती है। सो इसी तरह वो टेम्परेचर को मेंटेन करती है। जैसे टेम्परेचर गिरता है बाहर तो वाटर ग्रेजुअली उस हीट को एमिट कर रहा होता है, बाहर सेंड कर रहा होता है, भेज रहा होता है। एंड व्हाट हैपेंस इज लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो ब्रेक डाउन हुए थे ग्रेजुअली आपस में कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एंड जैसे जैसे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड्स फिर दोबारा कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे। सो वाटर हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो बाकी लिक्विड्स के मुनासिबत से कि उनके मुकाबले में वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है। सो दिस स्पेसिफिक हीट मेंटेन्स द टेम्परेचर, राइट। सो मेंटेन करती है टेम्परेचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये बहुत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, उसके बॉडी में एंड एज वेल एज आउटसाइड इन्वायरमेंट में भी। एंड यू सी जो वाटर होता है, वाटर गर्मियों के मौसम में अगर आप पानी के पास जा रहे हैं, राइट, व्हेन यू गो नियरर टू द एनी वाटर, राइट, तो उस एरिया में व्हाट हैपेंस इज लाइक टेम्परेचर फॉल डाउन हुई होती है एंड एज कम्पेयर टू दूसरे इलाके जहाँ पानी है नहीं। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वाटर, राइट। कितनी मतलब इट्स वेरी प्लेजर, यू सी, यू फील गुड देयर बिकॉज आप पानी के पास हैं, खड़े हैं एंड इट्स वेरी cold, right, you feel good there गर्मियों के मौसम में, right। and apart from that and when you move apart उससे दूर जाते हैं पानी से तो फिर you feel गर्मी, right। so this is because of the water की वजह से वो एरिया क्या हुई थी, cool हुई थी। वहाँ से दूर चले जाते हैं तो you feel warmer, right। so because पानी क्या कर चुकी है, heat absorb कर चुकी। और जब ना शाम टाइम पे when you go to the water nearer to the water gradually फिर वो जो स्टोर की थी उसने हीट वो फिर क्या करेगी, रिलीज करेगी। In short, I should say the temperature difference between the land areas and the coastal region is that water takes much longer than the land to heat up and to cool down. Water बहुत सारा टाइम लेती है हीट अप होने के लिए और बहुत सारा टाइम लेती है कूल डाउन होने के लिए। दिस इज़ द रीज़न कि आप जब पानी के पास खड़े हुए हो तो फिर यू फील कूल, राइट, कूल फील करते हैं। एंड आफ्टरनून टाइम में अगर आप पानी के पास खड़े हैं तो वहाँ एक कूल इन्वायरमेंट आपको मिलेगी। जब आप वहाँ से दूर जाते हैं यू फील समर्स हैं, राइट, यू फील हॉट जब आप पानी के पास नहीं होते। बट व्हेन यू गो टू द वाटर के पास नियर जाते हैं after at evening time, right, so what happens is like water से फिर you feel कि गर्मी आ रही है, so it means water से फिर गर्मी क्या हो रही है, emit हो रही है, एक heat emit हो रही है। because water को cool down होने के लिए भी फिर बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। एक तो हीट अप होने के लिए भी टाइम रिक्वायर होती है, इसलिए पानी के इर्द गिर्द जितना भी मतलब एरिया है वो क्या होती है, ठंडी होती है, कूल होती है। बट आफ्टर दैट वो एरिया आपको कूल लगती है। लेकिन जब आप उसके बाद, राइट, एट इवनिंग टाइम उसके पास जाते हैं तो वहाँ फिर गर्मी, यू फील गर्मी। वाई, बिकॉज वाटर ने जितना स्टोर किया हुआ था एनर्जी फिर उसको एमिट करने में भी वक्त लगता है। सो ग्रेजुअली व्हाट हैपेंस इज लाइक वाटर एमिट कर रही होती है वो हीट। सो दिस ऑल हैपेंस इट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। Moving towards the third property of water, that is low density of water.
What have you ever seen these icebergs floating on water? Yes, mostly, right? So why is this so? It is because of the hydrogen bonding, and whenever liquids freeze, right, they contract. But वाटर की बात करें तो लिक्विड है एंड जब इसको फ्रीज किया जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, रादर दे बिकम वॉट, इट्स थोड़ा जो मॉलिक्यूल्स है वो रिलेटिवली अपार्ट होते हैं, सही, एक दूसरे से थोड़ा बहुत अलग हुए होते हैं. सो दूसरे लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो जैसे ही उनको फ्रीज किया जाता है तो वो सुखड़ जाते हैं, बट वाटर के केस में ऐसा नहीं होता. इट्स बिकॉज वाटर इन बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो कि स्पेस्ड होते हैं, राइट, एक दूसरे से जुदा जुदा होते हैं. दे हैव गैप्स इन बिटवीन देम जब उनको फ्रीज किया जाता है. तो इसी वजह से वाटर की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है. सो वाटर को फ्रीज करने पे उसको वो सुखड़ता नहीं है. इट मीन्स देयर इज गैप बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, right, hydrogen bonds being spaced out and being relatively apart, एक दूसरे से जुदा हुए होते हैं, because apart from each other, एक दूसरे से थोड़ा spread हुए होते हैं. सो इसकी वजह से उनकी जो डेंसिटी है, सही, वाटर की जो आइस की आई शुड से आइस की जो डेंसिटी है वो लो होती है. इसकी वजह और लो होती है लिक्विड वाटर की नस्बत आइस जो है वो क्या हुई होती है, वो उसकी डेंसिटी लो हुई होती है. इट इज़ बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी, एंड दिस लो डेंसिटी इज़ बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो कि एक दूसरे से स्प्रेड, थोड़ा मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए होते हैं, रादर थोड़ा बहुत आप एक दूसरे से अलग हुए होते हैं, स्पेसिस क्रिएट हुए होते हैं. इसकी वजह से पानी के ऊपर क्या हुआ होता है, ये जो आइसबर्ग से ये फ्लोट करते हैं. सो व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ दिस लो डेंसिटी ऑफ आइस? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मरीन लाइफ. मरीन लाइफ की अगर हम बात करें तो ओवर कूल इन्वायरमेंट्स में, सही, जैसे कि अगर हम विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में हैव यू एवर सीन के वाटर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, लेयर, जो सरफेस लेयर होता है वाटर का, वो उसमें आइस होता है, सही, आइस से फिल्ड हुई होती है. बट व्हेन यू क्रैक्ट देयर आइस यू सी वाटर इनसाइड, राइट, एंड दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर मेरीन लाइफ टू सर्वाइव. जैसे ही आप उस आइस को ब्रेक करते हैं यू सी वाटर इनसाइड, राइट. सो आइस क्या होती है एक्चुअली विंटर्स में ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुई होती है ऊपर टॉप पे, एंड जैसे जैसे आप बॉटम की तरफ मूव करेंगे टेम्परेचर विल इंक्रीज. But when you see the temperature, check the temperature at the top of the water, the temperature is much dropped temperature. You will see जब आप gradually बॉटम की तरफ मूव करेंगे the temperature will be raised, right. So लेयर बनती है और वो आइस लेयर मज़ीद जो नीचे पानी है उसको आइस में कन्वर्ट होने से बचाती है, बिकॉज नो मोर ड्रॉप इन टेम्परेचर अकर्स. फर्दर टेम्परेचर नहीं ड्रॉप हुई होती है बिकॉज वो एज अ लेयर एक्ट करती है, सही. आइस जो ऊपर बनी हुई है वो एज अ लेयर एक्ट करती है और फर्दर टेम्परेचर को ड्रॉप होने से बचाती है. सो यही वजह है कि फ़िश एंड दीज थिंग्स मरीन लाइफ आराम से जी रहे होते हैं सर्दियों में, एंड दे सर्वाइव, राइट. सो एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ आइस दैट इज़ फॉर्म्ड ऑन द टॉप, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लो डेंसिटी ऑफ आइस. अगर आइस की डेंसिटी लो ना होती तो marine life could not marine life survive कर जाना, it was not possible, right. so low density है आइस की, वो लिक्विड वाटर की मुनासिबत से अगर उसकी हम कंपेयर करें लिक्विड वाटर से तो लो है डेंसिटी आइस की. इसकी वजह से वो टॉप पे क्या करेगी, फ्लोट करेगी. अगर टॉप पे फ्लोट ना कर चुकी होती तो marine life, I don't know, this is miracle of God. Anyhow, this is it about low density of ice and its importance to the life on earth, and heat of vaporization is the fourth property we have to discuss. What is heat of vaporization? Heat of vaporization वो heat, right, उस क्वांटिटी ऑफ हीट को बुलाया जाता है जो किसी वाटर की टेम्परेचर को कन्वर्ट करती है वेपर में, सही. आपके पास अमाउंट ऑफ वाटर है, राइट, उस अमाउंट ऑफ वाटर को वेपराइज करने के लिए, उसको वेपर्स की शक्ल में
तब्दील करने के लिए जितना हीट रिक्वायर होता है ना, वो दैट इज़ एक्चुअली हीट ऑफ वेपराइजेशन, राइट। सो जितना कैलोरीज, जितना हीट वो लिक्विड वाटर एब्जॉर्ब करेगी वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, दैट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन। वाटर एब्जॉर्ब्स मच हीट एज इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट। स्पेसिफिक हीट पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर क्या करती है, ज़्यादा हीट गेन करती है, बिकॉज फर्स्ट टू ब्रेक दोज हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जब ब्रेक होंगे तभी मॉलिक्यूल्स अपार्ट होंगे ना, तभी मॉलिक्यूल्स वेपराइज होंगे, तभी मॉलिक्यूल्स लिक्विड से गैस की शक्ल में तब्दील होंगे। सो वाटर एब्जॉर्ब्स मच हीट, ज़्यादा हीट देना होगा पानी को, बिकॉज जैसे ही आप हीट देंगे दैट हीट विल ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जैसे ही वो मॉलिक्यूल्स अपार्ट होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, दे विल कन्वर्ट इनटू द गैसियस फॉर्म। सो हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर की ज़्यादा है, जैसे स्पेसिफिक हीट ज़्यादा थी, इट्स लिंक्ड विद हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज़्यादा है पानी की। सो वेपरेशन ऑफ ओनली 2 ml आउट ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, 2 ml, 2 मिलीलीटर, 1 लीटर से, सही, हम कितना उठाते हैं, 2 मिलीलीटर उठाते हैं। और उस अगर 2 ml पानी को आपने वेपराइज करना है, गैसियस फॉर्म में चेंज कराना है, सही, वेपराइज करना है, लोअर करेगी वो टेम्परेचर रिमेनिंग 998 ml बाय 1 डिग्री, 1 डिग्री लोअर करेगी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि 2 ml वाटर को वेपराइज करने के लिए 1 डिग्री ड्रॉप होगी टेम्परेचर, बाकी जो 998 ml बचेगी पीछे, उसकी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ड्रॉप होगी। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 ml वाटर को, सिर्फ 2 ml वाटर को वेपराइज करने के लिए अगर आपका जो ओवरऑल 1 लीटर वाटर है उसकी 1 डिग्री ड्रॉप होती है टेम्परेचर, तो हाउ मच हीट डज दिस 1 लीटर ऑफ वाटर रिक्वायर्स टू वेपराइज? अंदाज़ा लगा सकते हैं, राइट। मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट, इट रिक्वायर्स। सो बिकॉज दिस हैपन्स बिकॉज फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, देन वेपराइज होना। सो 2 ml वाटर को वेपराइज कराने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड, बाकी जो 998 ml बचेगा उसकी ड्रॉप होगी 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 ml के वेपराइज होने के साथ 1 डिग्री ड्रॉप होगी। सो इट्स huge number. So what's the importance of this heat of vaporization? Heat of vaporization का ज़्यादा होना पानी का, सही। What's the benefit of this for the life on earth? Its importance is that also provides cooling effect. Cooling effect produce करती है plants में, सही, और animals में cooling effect. Have you ever experienced जैसे ही आप नहा के बाहर आते हैं और you stay under the fan, right? The moving fan rather, right? Moving fan के नीचे अगर आप बैठे हुए होते हैं तो you feel like it's cold, right? It is because the vaporization of water occurs at that time. जो पानी आपकी बॉडी पे ड्रॉप्स आपके बॉडी पे हैं वो क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं, और वेपराइज होने के लिए हीट एब्जॉर्ब करते हैं, और हीट थोड़े बहुत एब्जॉर्ब नहीं करते, बहुत सारा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। आपके जो बॉडी है नहा के बाहर आने पे 2 ml वाटर तो नहीं होगी ना, बहुत सारा पानी होगा। और हम पहले बात कर चुके हैं 2 ml अगर वाटर वेपराइज करना है तो बाकी जो आपका पानी बचता है पीछे उसकी 1 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप होती है टेम्परेचर। तो आपके बॉडी पे अगर 1 लीटर पानी है, सही, सो पूरी बॉडी पे 1 लीटर पानी है, तो फिर हाउ मच डिग्री विल दैट वाटर विल ड्रॉप द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी, सही। बॉडी से टेम्परेचर गेन करेगी और वाटर वेपराइज होगी, गेन करेगी, वेपराइज होगी, एंड this makes you cool, right? This makes you feel cool and environment भी cool हुई होती है। If you go near to the water, that environment is cool because vaporization हो रही होती है continuously. So vaporization होने की वजह से जो पानी के इर्द गिर्द वाला जो पानी के इर्द गिर्द माहौल है दैट इज कूल, बिकॉज वेपराइजेशन होने की वजह से पानी क्या करती है, कूल करती है बाकी जो इन्वायरमेंट है उसके इर्द गिर्द। सो इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड वेपराइजेस, एंड दिस प्रोसेस इज goes on, right? It's continuous process. Vaporization occurs at any temperature, at any time.
in a day, right? So हाँ, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगी तो वेपराइजेशन की रेट ज़्यादा होगी, लेकिन याद रखें टेम्परेचर जो मर्ज़ी जितनी भी हो वेपरेशन होती रहती है, बट वेपराइजेशन टेम्परेचर के ज़्यादा होने के साथ बढ़ती उसकी रेट, राइट? जैसे जैसे टेम्परेचर लोअर होगी वेपरेशन की रेट भी लोअर होगी. दिस इज़ द डिफरेंस, बट वेपरेशन occurs at any temperature at any time in a day. So this is it about heat of vaporization, and finally we will go towards hydrophobic exclusion. Hydrophobic, it's a phobia. हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन इज लाइक वाटर का दूसरे लिक्विड सब्सटेंसेस का वाटर में नहीं डिजोल्व होना बिकॉज ऑफ दिस फोबिया. टेक एग्जांपल ऑफ ऑयल एंड वाटर. अगर आप ऑयल को वाटर में मिलाते हैं, इफ यू वांट टू डिजोल्व ऑयल इनटू वाटर, दैट ऑयल विल नेवर डिजोल्व इन वाटर बिकॉज दिस ऑयल को फोबिया है, पानी से डर है, राइट? एंड वाटर नॉट वांट ऑयल टू बी डिजोल्व्ड, राइट? सो दिस इज व्हाट हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन मीन्स. So biologically, hydrophobic exclusion play key role in maintaining the integrity of lipid bilayer. Can't explain this, but keep this in your mind that hydrophobic exclusion जो ना ये play करती है important role इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड बायलेयर को मेंटेन करने के लिए. सो ये हम मतलब दिस इज समथिंग यू हैव स्टडीड इन लिपिड बायलेयर. सो जस्ट ये याद रखें कि लिपिड बायलेयर की मेंटेन करने के लिए स्ट्रक्चर हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन एज इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन सो ग्लोबुलर प्रोटीन्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल है इसका. सो सैम्पल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस स्लो विल बी डिजाइंड लाइक दिस. So going towards the definition of carbohydrates. So carbohydrates definition is at your screen. Just read this from here. It's simple, knowledge-based slow. And moving towards the next slow, that's a describe properties of monosaccharide, disaccharide, and polysaccharide with examples. Monosaccharides single sugars होते हैं. They are not complex, right? Mono means single and disaccharides दो शुगर्स हैं, राइट? मोनो में एक है, डाई में दो हैं, एंड पॉली में दो से ज़्यादा हैं. सो मोनोसेक्राइड वाटर सोल्यूबल हैं, डाइसेक्राइड भी वाटर सोल्यूबल हैं बट लिटिल बिट लेस सोल्यूबल देन मोनोसेक्राइड्स. एंड पॉलीसेक्राइड्स की बात करें तो इनसोल्यूबल हैं वाटर में. टेस्ट स्वीट है मोनोसेक्राइड्स की, जबकि डाइसेक्राइड्स की टेस्ट स्वीट है बट नॉट दैट मच as compared to monosaccharides, right? So polysaccharides do not taste sweeter. So reduced sugars, some are reducing sugars, non-reducing carbohydrates, and have a single monomer. पहले डिस्कस कर चुके हैं. मोनोमर क्या होता है? मोनोमर मतलब जिनसे बड़ा मॉलिक्यूल बनता है. सो मोनोमर इज अ यूनिट, सिंगल यूनिट, राइट? सो मोनोमर सिंगल है. मोनोसेक्राइड्स में सिर्फ एक ही मोनोमर होगा, डाइसेक्राइड में दो मोनोमर्स होंगे, एंड पॉलीसेक्राइड में दो से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा होंगे, बहुत सारे होंगे. सो and much more is written on the screen, just read from there. And now going towards the next so it's differentiation between condensation and hydrolysis. Condensation में complex molecules का बनना by combination of small molecules. छोटे छोटे molecules आपस में मिल जाएंगे and they will form a big a complex molecule. हाइड्रोलिसिस के केस में इसके उलट हो रही होती है, इसका ऑपोजिट जा रहा होता है. हाइड्रोलिसिस में बड़े मोलिक्यूल का छोटे मोलिक्यूल्स में तब्दील होना, जबकि कंडेंसेशन में छोटे मोलिक्यूल्स का आपस में कंबाइन कर जाना और बड़े मोलिक्यूल की फॉर्मेशन होना. कंडेंसेशन ही हाइड्रोलिसिस में बड़ा मोलिक्यूल है उसको ब्रेक किया जाएगा एंड दैट बड़ा मोलिक्यूल विल कन्वर्ट इनटू स्मॉल मोलिक्यूल्स. सही, जिन मोलिक्यूल्स से, जिन मोनोमर्स से वो मोलिक्यूल बनी थी उन ही में तब्दील होगी, राइट? सो रिएक्टेंट्स और स्मॉल मोलिक्यूल्स, इसमें रिएक्टेंट स्मॉल मोलिक्यूल्स होते हैं बिकॉज रिएक्टेंट्स आपस में मिल जाएंगे एंड दे विल फॉर्म कम्प्लेक्स मोलिक्यूल. बट हाइड्रोलिसिस की बात करें तो रिएक्टेंट क्या होता है? कम्प्लेक्स होता है. मतलब उस कम्प्लेक्स मोलिक्यूल को क्या करते हैं? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं. कम्प्लेक्स मोलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करेंगे, दैट विल बी ब्रेक्ड डाउन एंड देन प्रोडक्ट्स विल फॉर्म, और प्रोडक्ट्स छोटे छोटे मोलिक्यूल्स होंगे. एंड कंडेंसेशन बाई प्रोडक्ट क्या मिलती है हमें? वाटर मिलती है. कंडेंसेशन में वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट मिलती है, जबकि हाइड्रोलिसिस में वाटर यूज हो रहा होता है. वाटर यूज हो रहा होता है हाइड्रोलिसिस में, एंड कंडेंसेशन में वाटर एज अ प्रोडक्ट मिल रहा होता है. सही, दिस इज द डिफरेंस. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस लॉ इलस्ट्रेट करना ब्रेकेज ऑफ डाइसेक्राइड्स और फॉर्मेशन ऑफ डाइसेक्राइड्स की. डाइसेक्राइड्स में तीन हमें लेनी है जिसमें माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज
एज अ एग्जांपल लेना है एंड इनकी फॉर्मेशन और ब्रेकेज का बताना है. सो इलस्ट्रेट करनी मतलब पिक्चराइज ड्राइंग के ज़रिए बतानी है. वी विल बी आस्क्ड लाइक माल्टोज की ब्रेकेज आप इलस्ट्रेट करें एग्जाम में, या तो दे कैन आस्क कि उसकी फॉर्मेशन आप इलस्ट्रेट करें. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि माल्टोज की फॉर्मेशन कैसे बनती है और जब उसकी ब्रेकेज होगी तो कैसे ब्रेकेज होगी, कौन से प्रोडक्ट्स मिलेंगे. इसी तरह सुक्रोज और लैक्टोज का भी करना. सो फर्स्ट दिस इज़ द माल्टोज. माल्टोज दो ग्लूकोज के आपस में मिले हुए एक मॉलिक्यूल है. दो ग्लूकोज का आपस में मिल जाना, they will make maltose and maltose is sugar, right. हम डाइसैकराइड्स की बात कर रहे हैं, याद रखें डाइसैकराइड्स की बात कर रहे हैं. इसका मतलब ये है कि हमेशा माल्टोज में भी, सुक्रोज में भी और लैक्टोज में भी हम क्या करेंगे, दो मोनोमर्स की बात करेंगे, दो शुगर्स की बात करेंगे. सो माल्टोज में भी दो शुगर्स ही होंगे ऑब्वियसली बिकॉज डाइसैकराइड्स हैं ये तीनों. सो दो ग्लूकोज आपस में मिल जाएंगे, दे विल फॉर्म माल्टोज. सो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ माल्टोज. आपने ऐसे शो करना माल्टोज की जो फॉर्मेशन है वो दो ग्लूकोज के आपस में मिल जाने की वजह से, और कार्बन नंबर 1 एक ग्लूकोज का, कार्बन नंबर 4 दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का आपस में क्या होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं बाय ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की वजह से क्या होते हैं, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 ऑफ नेक्स्ट ग्लूकोज will make a bond and this is condensation, right. फॉर्मेशन में क्या हो रही थी, कंडेंसेशन हो रही थी. क्या ये दोनों छोटे मॉलिक्यूल्स मतलब मोनोमर्स हैं कि नहीं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं ना. यस, हमने कंडेंसेशन में बात की थी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर जाएंगे एंड दे विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स. सो फॉर्मेशन में हमेशा कंडेंसेशन होगी और हमें and we have studied that कि condensation में water is a byproduct मिलेगी. So you see we got water is a byproduct because this is condensation and condensation में हमने पढ़ा था कि दो छोटे molecules मिलके बड़ा एक complex molecule की formation करेंगे. So this is the formation of maltose and this is something we have shown. Water will form एक OH एक ग्लूकोज का और दूसरी ग्लूकोज का H, they will get spread and will make H2O and this is something maltose की हमने क्या किया है, illustration आपके सामने रखती है. So this is the breakage of maltose. maltose की breakage है and breakage is hydrolysis actually. hydrolysis में हमने पढ़ा था कि बड़ा मोलिक्यूल होगा उसको छोटे मोलिक्यूल्स में, जिन मॉलिक्यूल्स से वो बड़ा वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनी थी पहले, उन्हीं मॉलिक्यूल्स में, उन्हीं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में वो सेपरेट हो जाएगी, राइट. दैट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट मोनोमर्स, राइट. सो माल्टोज है, दो ग्लूकोज से बनी थी कि नहीं, यस, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनी थी. सो जब इसकी हाइड्रोलाइसिस की जाएगी, इसको जब ब्रेक किया जाएगा तो वी विल गेट हाउ मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. विल वी गेट एनी वाटर मॉलिक्यूल, नो, बिकॉज वो तो कंडेंसेशन में मिलती थी. हाइड्रोलाइसिस में हम वाटर को यूज़ करते हैं, राइट. वाटर को यूज़ करेंगे एंड देन वी विल गेट 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. दिस इज सुक्रोज, दिस इज द sucrose and we have glucose and fructose combine together and make sucrose. This is the illustration. formation कैसे होती है, monosaccharides दो है हमारे पास, एक ग्लूकोज होगी एक फ्रक्टोज होगी, दोनों आपस में मिल जाएंगे and water release होगी and we will get a sucrose complex molecule that is sucrose. So 1,2 glycosidic linkage है because एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और दूसरे फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 से बॉन्ड बनी हुई है. तो दिस इज द रीज़न कि 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं. माल्टोज के केस में 1,4 था बिकॉज एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 से बॉन्ड था, इसकी वजह से वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था. इस केस में 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है बिकॉज कार्बन नंबर 1 of glucose and carbon number 2 of fructose will make bond. So this is the formation of sucrose and this is a simple एक फॉर्मूला की शक्ल में आपके सामने रखती है कि ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है, दे विल कंबाइन टुगेदर एंड विल मेक सुक्रोज. आपको
वाटर की मॉलिक्यूल मिल जाएगी एंड देन जब आप इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे इसकी तो सुक्रोज है, सुक्रोज में आप पानी मिलाएंगे, यू विल यूज़ वाटर बिकॉज हाइड्रोलाइसिस हो रही है, हाइड्रोलाइसिस में पानी यूज़ करते हैं, पानी यूज़ करने के नतीजे में यू विल गेट जिनसे वो सुक्रोज बनी थी वही मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे. यू हैव ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन द प्रोडक्ट जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे. और हाइड्रोलाइसिस की इलस्ट्रेशन आपके स्क्रीन पे रख देता हूँ. So this is it, and you add water, and after the addition of water, sucrose will that will break down into glucose and fructose. याद रखें enzyme भी use होते हैं पानी के साथ, right? So this is the lactose, and lactose की formation कुछ ऐसे हो रही होती है, and this beta D-galactose, alpha D-galactose, beta D-galactose and alpha D-glucose will combine together and the condensation will occur. Condensation के result में water up molecule आपको मिल जाएगा and lactose molecule की formation होगी, and this is the breakage of lactose. Actually it's reverse of formation, right? Formation की reverse जब हम करेंगे तो you will get breakage of lactose, and lactose है उसको lactase enzyme और water की मौजूदगी में you will get galactose plus glucose. This is simple, right? Breakage of lactose. This is all about that, and this is how sample questions are designed. From this slow you will be asked to show the formation of sucrose molecule with the help of ring diagram, and जो भी हमने दिखाया हुआ वो ring diagram ही है actually सही. And this is it about that second sample question. And moving towards the next slow, that is the comparison. Just the comparison slow, right? So we have to compare the starch, cellulose, glycogen and chitin based on their structure and function. कंपेयर का है मतलब सिमिलरिटीज़ भी आएंगी, इसमें डिफरेंसेस भी आएंगी. सो पर्टिकुलरली हमें स्ट्रक्चर और फंक्शन की बुनियाद पे ये कंपेयर करनी है. कंपैरिजन आपके स्क्रीन पे रखती है, जस्ट रीड इट फ्रॉम देयर, इट्स वेरी सिंपल. एंड दिस नेक्स्ट स्लो, इट्स a definition of lipids, simple definition. Read it and memorize it. Thank you very much for this part 1. Hope we will meet in part 2. For your suggestions and recommendations, comment section is available. If you want to write email to us, for that just see the description.